हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी होगी। मैथ की अगर हम बात करें तो अभी जो हमने एग्जाम दिया था उसके जो आपने सेट देखे होंगे, जो भी 17 और 18 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उन सेट से हमें क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा है, एग्जामिनर की थिंकिंग पता चल रही है कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ग्राफ के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं और भी चैप्टर्स जो पिछले वाले एग्जाम्स में पूछे गए थे, पार्टनरशिप हो गया और सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इनसे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम चारों शिफ्ट्स के पेपर को एनालाइज करें, अच्छे से एनालाइज करें, ताकि आने वाली जो जब भी एग्जाम हमारी हो उसके लिए एक बेहतर रणनीति हमारी बने। और किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है और किस लेवल तक का फोकस करना है, ये तभी हमें पता चलेगा जब हम इन प्रीवियस सेट्स को लगाएंगे। तो एक हम आपको करा चुके हैं, आज 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम कराने जा रहे हैं, जिसमें ग्राफ भी शामिल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे इसको रखा गया है। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको कुछ ज्यादा ही सोच के लगाओगे, मतलब साधारण ब्याज की तरह इसको सोचोगे और बहुत सोच के लगाओगे, तो बहुत ज्यादा लंबा सवाल हो जाएगा। आपको सिंपल ये समझना है, वो कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए कोई धन लगाया गया होगा, उस पर किसी दर से ब्याज प्राप्त हुआ होगा, लेकिन ना तो दर दी हुई है ना धन दिया हुआ है। बस हमसे ये कहा गया है कि अगर 2% ज्यादा दर पे दिया गया होता 3 सालों के लिए तो 420 रुपए ज्यादा मिलते। तो ठीक है ना, अगर 2% 1 साल का है, क्योंकि ये तो वार्षिक ही बता रहा होगा, तो ये 3 सालों तक अगर कोई ज्यादा रखे तो कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। मतलब 3 सालों में जो ज्यादा रुपया मिलना चाहिए वो कितना हो जाएगा? 6%, जो कि कितने के बराबर हम कर सकते हैं? 420 रुपए के। ठीक है, जब 6% बराबर 420 तो 1% बराबर 420/6। तो 100% यानी जो मूलधन परसेंट में देख रहे हैं तो मैक्सिमम कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मूलधन जो आ जाएगा वो कितने रुपए का आ जाएगा? 7,000 रुपए का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। 10% तो मर गए। आगे बात करते हैं। और इसके कारण शेष लोगों में से जो बचे हुए लोग थे, यानी कि 90% ही तो बचे हैं, उनमें से 25% लोग क्या कर गए? पलायन कर गए, छोड़ के चले गए, डर की वजह से छोड़ के चले गए। ठीक है, फिर जनसंख्या घटकर कितनी रह गई? 2025 रह गई उस गांव की जनसंख्या। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी? मतलब प्रारंभ में लोग कितने रह रहे थे। अगर इसको आप ऐसे लगाओगे, 100% माना कि रह रहे थे, 10% चले गए तो 90% बचे। अब इन 90% का 25%, फिर सॉरी ये तो मर गए, मतलब ये डाइड हो गए। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। 25% और चले गए। तो ऐसे अगर लगाओगे तो ये सवाल बहुत ही लंबा हो जाएगा लगाना। ठीक है, सबसे आसान तरीका है 10% का मतलब भिन्न में इसको बदली तो कितना होता है? 1/10। 10% क्या हुए? मरे हैं। तो मतलब अगर पहले 10 थे, उसमें से एक की डेथ हो गई है तो बचे कितने हैं? 9। ये शेष बचे हैं। अब एक शर्त हमारी पूरी की। सेकेंड कंडीशन क्या है? जो बचे थे, जो शेष बचे थे, उसमें 25% क्या हो गए? गांव छोड़कर चले गए। 25% का मतलब भिन्न में कितना होता है? 1/4। मतलब अगर 4 थे तो उसमें चले कितने गए? 1 चले गए। तो बचे कितने? 3 बचे हैं। ठीक है, तो 4 से 3 बचे। हम बात करें पहले अगर कुल 40 थे, पहले 40 थे, तो अब मरने के बाद और पलायन के बाद कितने बचे? 9 तिया 27 बचे। 9 तिया 27 बचे। ठीक है, हमसे वो अब जनसंख्या दे कौन सी रहा है? जनसंख्या दे रहा है वर्तमान की जो बची हुई जनसंख्या है, यानी 27 बराबर 2025। तो 1 बराबर बटे 27, और हमें कितना निकालना है? जो मूलता मूल जनसंख्या थी, यानी गुणे 40। तो 40 का गुणा कर दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो जनसंख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3,000 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन मैटर नहीं करता, आपको तरीका पता चल गया। आपका टाइम बचे, ऐसा कुछ करते रहते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। 11 परिणामों को, इसको भी बहुत ही ट्रिकी वे में देखिए कैसे देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणाम, ठीक है, कोई भी चीजें हैं या संख्या ही मान लीजिए, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 50 है। 11 संख्याओं का एवरेज 50 है। ठीक है, उनमें से यदि पहली 6 संख्याओं की अगर बात करें तो इनका जो एवरेज है वो कितना है? 51 है। पहली 6 का 51 है और अंतिम 6 का कितना है? 59 है। और अंतिम 6 संख्याओं का कितना है? 59। ठीक है,
पूरा कितना दिया था, 11 संख्याओं का दिया था 50 औसत। अब वो कह रहे हैं अगर हम पहली 6 देखें तो उसमें 51 है, ठीक है, और अंतिम 6 देखें तो 59 है। तो आप देखोगे 6 6 12, टोटल कितने यहाँ पर उन्होंने संख्या ले ली है, 12, जबकि संख्या 11 थी। एक संख्या को यहाँ पर 2 बार जोड़ा गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, छठा परिणाम ज्ञात करें। ये मतलब अगर हम एवरेज की बात करें तो सबसे टॉप लिस्ट में ये क्वेश्चन रहता है, मतलब बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसको कैसे लगाते हैं, सबसे बेसिक तरीका होगा तो आपको ऐसे बता दो, 11 का गुणा आप किसमें 50 में करोगे, फिर 6 का गुणा 51 में करोगे, 6 का गुणा 59 में करोगे, इन दोनों का जो योग आएगा उससे आप ये वाला योग घटाओगे, संख्या छठी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका हो गया। आप लगा कैसे सकते हो इसको शॉर्ट तरीके से, वो देखिए 51 था तो आप ये देखिए कि जो हमारा जो औसत था, मतलब पूरी 11 संख्याओं का वो 50 था। 50 से ये औसत कितना कम या ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, कितना है, एक ज्यादा है। और कितनी संख्याओं का ज्यादा है, 6 संख्याओं का। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी 6 ज्यादा होगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, 51 अगर औसत है 6 संख्याओं का, 50 होना चाहिए था, तो यहाँ पर कितना ज्यादा जुड़ा होगा, मान कितना ज्यादा जुड़ा होगा, मतलब 1 में गुणे 6, क्योंकि 6 संख्या है। अब वही चीज यहाँ पर देखिए, 6 संख्याओं में 59 है, तो यहां ज्यादा कितना है, आप कहोगे 9 ज्यादा है। कितनी संख्याओं का ज्यादा है, तो 6 संख्याओं का है ना, तो 6 का यहां भी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, नछंग 54। ऊपर ज्यादा था 6, नीचे 54, ये सब प्लस में है, मतलब पॉजिटिव है, ज्यादा है। 50 से ये भी ज्यादा है ना, तो टोटल ज्यादा कितना बना जाके, 60 ज्यादा बना जाके। 60 ज्यादा है और 50 तो वो अपने साथ रखी होगी छठी संख्या, 50 तो उसका हो गई। ये 60 ज्यादा होने की वजह से तो ये औसत बड़ा है, और 50 तो वो वैसे भी रखे होगी, क्योंकि ये तो एवरेज है, सबका ही 50 होगा। तो जो छठी संख्या होगी वो कितनी होगी, 110। जब आप इस सवाल को इस टाइप से 2 या 3 सवाल लगा लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप वो वाला मेथड छोड़ देंगे और इस वाले मेथड से लगाने लगेंगे। कैलकुलेशन इतना सिंपल हो जाता है कि आप, ये तो संख्याएं चलो छोटी थी, अगर बड़ी संख्याएं भी आती तब भी आप बहुत आराम से कर ले जाते। ठीक है, तो 110 हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दीप्तेश और तुषार, मतलब अगर हम दीप्तेश की बात करें और तुषार की बात करें, अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों में, ये 9 दिनों में करता है, और ये कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। अगर इसका एलसीएम चलिए आगे देख लेते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करते हैं, अच्छा ये ऑल्टरनेट वाला होगा, पहले दीप्तेश करेगा, दीप्तेश से प्रारंभ करते हैं, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था दीप्तेश किसी काम को 9 दिन में करता है और तुषार उसी काम को 12 दिन में करता है। अब होता ही है कि एक दिन अगर ये करे, दूसरे दिन ये करे, फिर तीसरे दिन ये करे, फिर चौथे दिन ये करे, तो टोटल जो वर्क है करने को वो कितने दिनों में हो जाएगा अगर ये ऑल्टरनेट काम करते हैं तो। ठीक, बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक क्या मतलब लगाते हैं इसको कैसे, 9 दिन में ये करता है, 12 दिन में ये करता है, तो एक काम मान लेते हैं, वो इनका क्या होता है, हमेशा इनका एलसीएम मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिविजिबल नंबर होता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। अब हम ये देखते हैं, अगर 36 काम है, ये क्या है, काम है, मान लो ये काम ही है 36, तो 36 काम को अगर 9, जो डी है यानी दीप्तेश है, ये 9 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना करता होगा, 9 चौक 36, ये एक दिन में 4 काम करता होगा। और ये कितना करता होगा, 12 तियां 36, 3 काम करता होगा। तो कैसे चलेगा, पहले दिन 4 होगा, दूसरे दिन 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, तो ये 4 3 का जोड़ा बन जाएगा, और 4 3 कितना होता है, 7। तो यानी कि कितने दिनों में, 2 दिनों में कितना काम होगा, 7 काम होगा, पहले दिन का दूसरे दिन का 7 काम हुआ। अब 7 7 के देखें तो 36 में कितने बनते हैं, तो 7 पना 35, थोड़ा ध्यान से देखना, 2 दिन में काम कितना हुआ है, 7, ऐसे 2 2 दिन करके इसमें 36 में बनेंगे कितने, 7 पना 35, 5, यानी कि 5 जोड़े बनेंगे, कितने कितने के, 7 7 के। तो दिन कितने हुए जाके, 5 दूनी 10 दिन हुए जाके। ठीक है, जब 7 बनेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35, देख लो ना लो, 36 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे, 7 पना 35, तो शेष कितना बचेगा, 1। ये तो काम बचा ना 1। अब नंबर किसका आएगा, हमने जब जोड़े जोड़े अलग कर दिए तो नंबर हमेशा किसका आएगा, जो पहले काम शुरू करता है, यानी इस वाले का आएगा, डी वाले का। डी वाला एक दिन में करता कितना है, 4 काम, बचा कितना, 1। तो इससे अब मात्र कितना हमें करना है, 1 काम बचा है, और ये 4 काम करता है, तो 1/4 समय लेगा ये। तो टोटल जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 41/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 है और एलसीएम 138 है ना। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देखो, हमेशा होता क्या है, ऐसी कोई संख्याएं दी हैं तो उनका लासा मासा दिया है, तो हमेशा लासा में मासा का भाग लगना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लो, माना कि एक संख्या है ax और एक संख्या है ay,
तो इसका अगर आप मासा की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मासा आएगा ए। अगर इसके लासा की बात करेंगे यानी एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आएगा ए एक्स वाई। इतना तो आप जानते ही होंगे सभी लोग। अगर हम माने ए एक्स ए वाई तो यहाँ मासा दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो फिर मासा कितना हो जाएगा ए, और लासा कितना हो जाएगा ए एक्स वाई। आपको दिख रहा होगा कि लासा में मासा होता है, मासा होता है। तो अगर यहाँ पर 138 में आप कितने का भाग लगाओगे, 15 का भाग लगाओगे, तो ये डिविजिबल फॉर्म नहीं है, यानी इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, मतलब 15 से नहीं कटेगा ये। जब कटेगा नहीं तो कोई भी ऐसी कोई जोड़ी मौजूद ही नहीं है जिनका मासा 15 हो और लासा 138 हो, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन लग जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है यदि 851 को किस अनुपात में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। जब भिन्न के रूप में अनुपात होता है तो हम सिंपल करके क्या कर लेते हैं, लासा ले लेते हैं, 2 छंग और 3 चौक और 4 तियो 12 3 त्रिका 9। सही जा रहा है क्या, 4 तियो 12 3 त्रिका 9, ठीक है। तो क्या आ गया, 6 4 10। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 2 छंग 12 और 3 चौक 12, अच्छा 4 2, ठीक है, 3 चौक 12 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, ऊपर 8 और 4 तियो 12 3 त्रिका 9। तो कितना हुआ जाके एवरेज, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो यहाँ इसको अगर हम जोड़ेंगे इस रेशियो को तो कितना आएगा, 8 6 14 और 14 9 कितना होता है 23। 23, अब 23 मान आ रहा है इनके अनुपात का, जबकि वास्तव में वो कितने के बराबर है, 851 के। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 23 तियो 37 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान 37 हो जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा था, तो पहला भाग बताओ, और पहला भाग कितना था, 6 था। तो यानी 6 में गुणे 37 जब आप करोगे तो 6 7 42, 6 3 18 और 18 और 4 22, यानी 222 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 500 मीटर, तो 500 मीटर लिख लीजिए। और चाल जो दी है, जो स्पीड दी है वो किसमें दी है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर में दी है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये दूरी मीटर में दी है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 20 में कितने का किया जाएगा, 5/18 का किया जाएगा गुणा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कितनी है, 20 में गुणे 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ये जो मान आएगा, ये मान आएगा, ये किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। और हमें सेकंड में नहीं चाहिए, वो पूछ रहे तय करने में कितने मिनट लगेंगे। मिनट के लिए सेकंड में कितने का भाग लगाया जाता है, 60 का भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप 60 का भाग और लगाएंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम, ये आपका अदर शिफ्ट में भी पूछा गया था। अनुक्रम कितना है, 14 10 6 2 और यहाँ पर कौन सा चाहिए, 14वां पद ज्ञात कीजिए। पद पता करना है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आप देखेंगे यहाँ -4 हो रहा है, -4 और -4। तो यहाँ पर जो d का मान है, सार्वांतर का मान है वो -4 है। जो a यानी प्रथम पद है वो 14 है। जो n हमें पता करना है उसका मान कितना है, 14वां पद ज्ञात करना है। तब tn बराबर होता है, tn बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है। इस श्रेणी में a का मान कितना रखेंगे हम, 14 प्लस n-1। n का मतलब है, n भी कितना है, n भी कितना है 14 -1 और d का मान कितना रखेंगे, ये d का मान जो है ये -4 है। कितना है, -4। तो इसको जरा देखिए, 14, अब ये 4 माइनस का गुणा इसमें होगा, यहाँ तो 13 बचेगा, 13 और 13 का गुणा किसमें होगा, -4 में। तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 13 चक्कू 52, ठीक है 52। तो यहाँ पर जो tn निकलेगा पद, तो 52 से कितना जाएगा, 10 42 और 4 और जाएगा, यानी 38 और किसके -38 बचेंगे। ये क्वेश्चन और भी जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। तो -38 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला बेस उन्होंने पूछ दिया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, गुणनफल इतने में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल इकाई अंक पूछा गया। जब इकाई अंक ज्ञात करना और साधारण संख्या लिखी है तो आप उनके इकाई अंकों का गुणा कर देंगे। 2 8 16 यानी यहाँ 6 6 6 54 यानी कि 4
और 4 चक्कू 16 यानी कि 6, तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तब तो तब होता जब ये घातों वाला पूछा जाता। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता अब इतनी सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी। थोड़ा सा लेवल कैसा रहेगा, अप रहेगा इसका, ये हमें पूरा अंदाजा है। इनके अदर एग्जाम्स देख के लगता है कि लेवल को तो बढ़ाएंगे। ये कितना है 4/12 में गुणे 3/2 में भाग 4/8 का है, तो हम गुणा 8/4 कर सकते हैं ना। ये भाग में 4/8 है तो इसको गुणा में 8/4 कर सकते हैं। -12 और प्लस का कितना है 4, ठीक है। अब इसको काट दीजिए आप, तो 4 3 12 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 1 - 12 + 4 यानी -7, यही हमारा आंसर हो जाएगा -7। यहाँ पर बहुत लोग हैं -12 से 4 को घटा देंगे तो -8 आंसर कर देंगे, क्योंकि इसको कटने के बाद वो 0 कंसीडर कर लेंगे, मतलब बिना सोचे ऐसे ही। तो सोचने की बात है कि एक तो बचेगा ही, वो भी किसका बचेगा, प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ -7 बचेगा ना कि -8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मूल्यांकन करें, इनका गुणा करना है। और क्या मूल्यांकन करना है, जब आप गुणा करोगे तो इनका 12 12 3 36 और 36 से को 144 और 2 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ ये हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.0144, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये दिया है ए ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। त्रिभुजाकार अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 हो तो इसका प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतने रुपए है, तो आधार ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी लैंग्वेज है, पहले वो हम आपको सिंपल करके बता दें, क्योंकि लैंग्वेज बहुत टेढ़ी मेढ़ी दी है। उनके कहने का मतलब ये, पहले तो उन्होंने एक दे दिया कि अगर कोई त्रिभुजाकार खेत है तो उसकी अगर आधार 3 है तो ऊंचाई कितनी है 1 है, इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रति, अभी ये हम बता रहे हैं आपको जो लैंग्वेज को सरल करके, प्रति 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है, प्रति 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 24.68 रुपए है। और इतना देने के बाद जो टोटल खर्चा बन रहा है वो बन रहा है 333 रुपए 18 पैसे बन रहा है। तो आप बताइए कि इसकी क्या पूछ रहा है, आधार ज्ञात कीजिए, इसका आधार का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको लगाते हैं और आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे उसकी ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार कितना है 3x, अब x मानना पड़ेगा क्योंकि ये अनुपातिक रूप में दिए गए, तो 3x इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा x, तो ये जो आ गया है ये क्या आ गया 3x²/2, ठीक। अब बात करते हैं इधर, 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 24.68, ऐसा होने पर पूरा जो खर्चा आता है वो आता है 333 रुपए 18 पैसे। तो इसको थोड़ी देर के लिए पीछे कर दीजिए, आप ये देखिए 24.68 इसमें कितने हैं, 24.68 333 में कितने बन रहे हैं, जितने बनेंगे उतने ही 100 मीटर स्क्वायर होंगे। फिर से समझिए, इस वाले पूरी लागत में ये 24.68 कितनी बार आ रहा है, तो देखते हैं कितनी बार आ रहा है। तो हो जाएगा, हम कह सकते हैं 333.18 और बटे 24.68। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 13.5, कितना 13.5। अब ये 13.5 क्या आया, 13.5 कितने, ये क्या आए हैं, ये आए हैं 100, 13.5 100 थे इसमें, 13.5 100 थे, तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको किसके बराबर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3x² डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। तो यहाँ से आप एक 0 हटा दीजिए, डेसिमल हट जाएगा, तो इसमें 3 का जब आप 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 15 15 और 1 0 आ जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर, और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 550 का 900 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, आधार ज्ञात कीजिए, तो आधार जब x का मान 30 है तो आधार कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेखा ग्राफ, देखिए रेखा ग्राफ आ गया है, और ग्राफ के अच्छे खासे क्वेश्चन आपके सभी शिफ्ट में पूछे गए, तो इसको देखिए कैसा है। रेखा ग्राफ 2001 से लेकर 2007 तक की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शा रहा है। ये जो 2001 से लेकर 2007 तक दिया है, ये आयात और निर्यात का क्या है रेशियो दिया गया है, ठीक है, अनुपात दिया गया। अब इस पे बने हुए क्वेश्चन देखें हम लोग, क्या क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आयात निर्यात का बन क्या रहा है। यहां पर अगर हम जो अनुपात है वो क्या है, आयात और निर्यात का है, और क्या बन रहा है, पहली साल में जो बन रहा है 6/10 0.6 है, 0.6 बटे 10 करोगे, दशमलव लगाओ, 6/10 होगा। तो जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा जाके 3:5 है ना, 3:5 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा 4:5 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा 3:10 का बनेगा। 1.2 दिया है तो 6.5 का बनेगा, है ना भाई। 1 पॉइंट क्या है 1.2/10 करोगे, दशमलव हटाओगे तो 2×12 और 2×5 10, तो 6:5 बना। यहाँ पर कितना बनेगा 3:2 बनेगा। और यहाँ कितना बनेगा 9:10 बनेगा। और यहाँ पर कितना बनेगा 60:10 होगा, तो 8:5 बनेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ये इनके अनुपात बनेंगे, किसके, आयात और निर्यात के अनुपात हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखते हैं। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में, किसके निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम किस वर्ष था, 2003 में। देखिए 2003 में जो निर्यात है वो कितना हुआ है 10, और जो आयात हुआ है वो कितना है 3। तो यहां पर जो कमी है वो सबसे ज्यादा है। अधिकतम पूछ रहा है ना, सॉरी न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम कहां पर था, किसकी तुलना में, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम। तो आयात पहले दिया, अनुपात में किसका, आयात और निर्यात का है। तो आयात न्यूनतम है किसके सापेक्ष, निर्यात के सापेक्ष। और वो कौन सा साल है 2003। बाकी आप देखोगे 3:5 है ना, तो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 5 ही है। तो जो आयात कम हुआ है सबसे ज्यादा वो यहीं पर हुआ है। आप किसी भी अनुपात को देखिए सबसे ज्यादा आपको लग जाएगा, बाकी बहुत जगह तो ज्यादा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2004 में आयात कितना था 240 करोड़, और वर्ष 2004 और 2005 में मिलकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। तो 2005 में आयात कितना था। अब हमें पिछली स्लाइड पे चलना होगा। पिछली स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, 2004 में आयात 240 करोड़। अब देखिए 2004 में, ये 2004 है, इसका जो आयात है, और आयात कितना है यहाँ पर 6, और ये किसके बराबर है 240 करोड़ के बराबर है। जब ये 240 करोड़ है तो इस 5 का मान कितना आ जाएगा भाई, 240, 6 चौक 24, 40, 4 पंचे 20, यानी ये 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और क्या आगे कह रहा था, तो हमें 2004 में आयात 240 करोड़, वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 2004 और 2005, 2004 ये है 2005 का मिलाकर जो कुल निर्यात है, यानी कि ये 325, ये किसके बराबर है, ये 500 के बराबर है, ये 500 करोड़ है। जब ये 500 करोड़ है, इसमें 5 का मान 200 हमने यहां से निकाल लिया, क्योंकि इसका अनुपात इसके इस अनुपात का इस अनुपात के साथ संबंध होगा। आप 5 2 7 नहीं कर सकते हो। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप इसको पहले देखिए, तो यहां जब 5 का मान 200 है तो 200 आप हटाओगे तो इस 2 का मान कितना होगा, इस 2 का मान होगा 300। कितना होगा 300। जब 500 इसका और इसका है, उसमें से इसका एक्चुअल मान है 200, तो इसका कितना मान हो जाएगा, 500 से 200 हटेगा तो कितना हो जाएगा 300। ठीक, जब ये 300 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बराबर कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है। अगले सवाल में आप देख लीजिए, पूछा जा रहा था तो 2005 में आयात क्या होगा, 2005 में आयात क्या होगा, ये 2005 है और इसका आयात हमें ये वाला निकालना, कितना हो जाएगा 450। अगले क्वेश्चन का इसमें आंसर हो जाएगा 450 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक, हम वहीं पर लिख देते हैं निर्यात आयात से अधिक, निर्यात और अधिक है किससे, आयात से। ठीक है, अब आप देख लीजिए निर्यात कौन सा है, दूसरा वाला है ना ऑप्शन, ये जो अनुपात में दूसरी राशि है किसकी, निर्यात। और कितने वर्षों में ये जो निर्यात है ज्यादा है अनुपात से। देखो यहाँ पर निर्यात ज्यादा हो रहा है, 3 आयात है, 5 तो 1 यहाँ भी ज्यादा है, 2 यहाँ भी ज्यादा है, 3 यहाँ नहीं ज्यादा है, यहाँ नहीं ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है 4 और वहां भी नहीं ज्यादा। तो 4 वर्ष ऐसे हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं जहां पर निर्यात कैसा है, ज्यादा है किसके मुकाबले, आयात के मुकाबले। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना है। 2002 में कंपनी का आयात 260 है, 2002 में कंपनी का देखिए जरा, दो कहाँ गया क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़। 2002 में आयात जो है, आयात मतलब ये कितना है 260 करोड़ है। तो निर्यात पूछा गया, तो आयात 260 यानी 4 बराबर 260, तो 5 बराबर निकालना है। तो 260 अगर 4 का मान है, इस 4 का मान है, तो जो निर्यात होगा वो कितना हो जाएगा 5 बराबर। जब आप 5 बराबर निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 325 करोड़ रुपए। ठीक है, 325 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा 325 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003 से 2004 में, यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, बट डेटा हमें वहीं पर मिलेगा। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए 2003 से 2004 में आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो यहाँ पर आप इसका अनुपात इसके साथ है, 2004 का अनुपात वो अपने आप में अनुपात है, आप इसके कंपैरिजन में इसका अनुपात नहीं निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है इस डेटा से इस डेटा को आप नहीं निकाल सकते हो किसी भी तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे, हमने लगभग 20 क्वेश्चंस किए जो भी आपके पूछे गए थे। इसी तरह की प्रैक्टिस आपकी जब ये प्रीवियस हो जाएगी तो मॉडल सेट की प्रैक्टिस चलेगी, जिसमें मैथ के सभी जो अच्छे चैप्टर्स ज़्यादा पूछे गए हैं उन्हीं की अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जीएस और रीजनिंग की क्लासेस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।